बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसके द्वारा जो है वो कल यानी कि 14 नवंबर 2025 इनके पोर्टल पर जो है एक नोटिस जारी किया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो लेकर आई गई है। इसके लिए जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे सारे, इनकी दी गई ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कैसे इसको अप्लाई करना है, इस एडवर्टीज़मेंट का जो ओरिजिनल पीडीएफ है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका भी मैं यूआरएल प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम देखते हैं कि टीचिंग पोजीशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीटें निकाली गई हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट आता है, जिसमें जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए है जो सीटें निकाली गई हैं। इसके बाद हमारा यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए जो सीट है वो प्रोफेसर के लिए है। इसके अलावा सोशोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनके लिए जो प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो इनके अंदर जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए जो है वो सीट निकाली गई है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इसके लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीट है वो निकाली गई है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसके अंदर भी प्रोफेसर के लिए जो है वो वैकेंसी आई है। इसी तरह जो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में भी एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है। हिंदी के लिए जो है एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। इसके अलावा ह्यूमन राइट के लिए भी प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और लॉ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में भी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है, जियोलॉजी में भी प्रोफेसर की आई है, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में भी प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। इसी तरह जो है वो फिज़िक्स के अंदर भी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है। संस्कृत और वैदिक स्टडी जो कर रहे हैं उनके लिए भी एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज इसके अंदर हैं, इनको आप देख लेना अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है इसके अंदर, और आप जिससे भी रिलेटेड हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या हो सकता है। चलिए अब हम यहाँ पर जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन लोग इस सीट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, भर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल जो है ह्यूमैनिटीज़ के जितने स्टूडेंट हैं उनकी ही बात करूँगा, बाकी आप पूरी पीडीएफ जो है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप जिससे भी रिलेटेड हैं वो आप देख लेना। तो यहाँ पे मैं ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशोलॉजी, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर इन सब का कंबाइन में दिया गया है कि अगर आप इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम इनके लिए रहेगी। तो सबसे पहला क्या मांगा गया है आपसे ये कहा गया है कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है वो पीएचडी डिग्री उसके पास होनी चाहिए। अगर वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास जो है वो पीएचडी डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए। इसी तरीके से सोशोलॉजी, ह्यूमन राइट या मास कम्युनिकेशन, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, इन सब में किसी में भी अगर वो है तो पर्टिकुलर उस कंसर्न अलाइड रेलेवेंट डिसिप्लिन में जो है उसको पीएचडी होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन या फिर रिसर्च पेपर उसके होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये रिसर्च पेपर कहीं भी पब्लिश हो, ये बिल्कुल यूजीसी नेट अप्रूव्ड, जो यूजीसी का अप्रूव्ड जर्नल है उन्हीं के अंदर ये पब्लिश होने चाहिए। ये नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल दोनों इसके अंदर शामिल है। ये पीर रिव्यू जर्नल जो है वो होना चाहिए, यानी कि वो जर्नल जो है वो यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल होना चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी शर्त रखी गई है वो है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो है वो 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एज आ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर। अगर इनमें से किसी में भी उसको 10 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो इस सीट के लिए जो है वो एलिजिबल है।
और इसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कितना कंपटीशन है। वहीं अगर हम लॉ की बात करें कि अगर लॉ का कोई स्टूडेंट है और वो अप्लाई करना चाहता है तो उसको LLM होना चाहिए लॉ के अंदर। इसके अलावा उसके पास PhD डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर। अगर वो ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल करता है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स किसी भी फील्ड में उसकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्लस में उसका जो है वो M.Ed कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम 55% उसके होने चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो उसका MA होना चाहिए एजुकेशन के अंदर। इसके अलावा B.Ed उसका क्वालिफाई होना चाहिए, 55% मार्क्स उसके होने चाहिए। या फिर उसको जो है वो PhD डिग्री एजुकेशन के अंदर उसके पास होनी चाहिए और उसके पास 10 रिसर्च पेपर उसके पब्लिश होने चाहिए या पब्लिकेशन उसके होने चाहिए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ये वीडियो क्यों बनाई गई है। एक्चुअल में ये बात मुझे पता है कि इस YouTube चैनल पर जितने भी लोग हैं उनमें से शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता होगा, लेकिन बावजूद इसके जो है मैंने ये वीडियो बनाई। अब इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा इतना था कि मैं आपको कंपटीशन को दिखा सकूं, और अगर भविष्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये बात आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को उस फील्ड के लिए तैयार कर सकें। अगर आप एक रिसर्चर हैं तो केवल आप अपने PhD के लिए जो आप थीसिस लिख रहे हैं या फिर आप जो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, यानी आपका जो कोर्स वर्क है, केवल उसी के अंदर आप उलझ के मत रहिए। आप अपना एक फिक्स पैटर्न बनाइए कि कब मुझे जो है अपने PhD के लिए काम करना है और कब मुझे आगे प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो बाकी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फोकस करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस 5-7 सालों के दौरान जो है वो रिसर्च पेपर लिखने की प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि जितना भी आपका रिसर्च पेपर है या फिर पब्लिकेशन है, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा की गई है और यही वो रिसर्च पेपर होते हैं जो आपके API स्कोर को जो है वो बढ़ा देते हैं। अगर आपका API स्कोर ज़्यादा है तो इस तरीके के किसी भी इंटरव्यू में जो है आपको सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, क्योंकि सारा गेम यहाँ पर API स्कोर का है। चाहे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए, एसोसिएट प्रोफेसर की बात की जाए या फिर प्रोफेसर की बात की जाए, सारा खेल यहाँ पर API स्कोर पर डिपेंड करता है। और API स्कोर बढ़ाने के केवल कुछ ही रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस खाली अपनी PhD कंप्लीट कर लिए और उसी में जो आपको बेसिक स्कोर मिलेगा। आपको रिसर्च पेपर लिखने पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको हर एक रिसर्च पेपर के लिए जो है 6 से 12 पॉइंट्स जो हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का केवल यही था कि आप लोगों को आने वाले भविष्य में आपके लिए कितना कंपटीशन होने वाला है उसके बारे में आपको बस सिर्फ थोड़ा सा बताना था। और अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं और अभी आप लोग बहुत ही नए हैं या फिर आप फर्स्ट जनरेशन के रिसर्चर हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं आपको जो है डिटेल में हर चीज़ को इसी यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा। कैसे आपको जो है रिसर्च पेपर लिखना है, कैसे उसका आउटलाइन डिज़ाइन करना है, लिटरेचर रिव्यू कैसे आपको करना है, लिटरेचर कहाँ से आप सर्च करेंगे, ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जिनको आप रिसर्च करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस फील्ड में काम हो चुका है, किस फील्ड में काम नहीं हो चुका है। ऐसे टूल्स और टेक्निक्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ आपको UGC अप्रूव्ड जितने भी जर्नल हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट को लिख सकते हैं, आप अपने कंप्लीट रिसर्च पेपर का जो है वो कैसे लिख सकते हैं, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आप कैसे जो है एक जो जर्नल होता है उसके लिए आप भेजेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं इसी YouTube चैनल पर जो है वो समय समय पर गाइड करता रहूँगा। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो अपने पूरे रिसर्च पेपर को लिख लेते हैं, उसके बाद वो रैंडमली कोई भी जर्नल जो होता है उससे वो कांटेक्ट करते हैं और उनको अपना जो रिसर्च पेपर होता है उसे वो मेल कर देते हैं।
अब वो जो है बहुत इजी तरीके से वो वहाँ पे पब्लिश भी हो जाता है। लेकिन बाद में ये मालूम चलता है कि ये जो पर्टिकुलर जर्नल है ये यूजीसी अप्रूव्ड जो उनकी लिस्ट है उसके अंदर है ही नहीं। अब ऐसे में क्या होता है, उनकी पूरी मेहनत जो है वो ख़राब जाती है। इसके लिए इनको कोई भी एपीआई पॉइंट या स्कोर नहीं दिया जाता है। तो ये आप कैसे तय करेंगे कि किस पब्लिकेशन में आपको पब्लिश कराना चाहिए और कौन से पब्लिकेशन में आपको नहीं कराना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर दोनों तरीके के कैंडिडेट के लिए मैं गाइड करूँगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों या फिर वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों। हालांकि जो हिंदी मीडियम के जितने भी जर्नल हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑथेंटिक जर्नल के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर आप अपने रिसर्च पेपर को बेसिकली पब्लिश करा सकते हैं। और स्पेशली ये पॉलिटिकल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सारे जर्नल होंगे। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।